नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस, और जिस मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, उसका भी स्थापना दिवस आज ही है। वहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में। उन्होंने नई विधानसभा बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। बहुत ही भव्य बिल्डिंग है। उसके अलावा वो 4 और कार्यक्रमों में भी आज शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर नई विधानसभा बिल्डिंग का कार्यक्रम सबसे बड़ा है। राज्योत्सव का उद्घाटन उसके बाद है। राज्य की सिल्वर जुबली, रजत जयंती छत्तीसगढ़ की 2000 से 2025 कैसे आया मुझको ठीक से याद भी नहीं पड़ रहा है। मुझको 2000 के ठीक पहले का याद है। दिग्विजय सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो रायपुर आए हुए थे, जो कि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और वो कलेक्टर के साथ और दूसरे अफसरों के साथ और अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ घूम घूम कर ये तय कर रहे थे कि कहाँ पर क्या बनेगा। तो जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो था, बीके हॉस्पिटल, वो उस वक्त खाली पड़ा था और मेडिकल कॉलेज का नया हॉस्पिटल बन गया था, वहाँ शुरू हो गया था हॉस्पिटल। तो ये तय हुआ कि यहाँ दूसरा अस्पताल शुरू होने के पहले मंत्रालय बना दिया जाए। तो रायपुर के एक अस्पताल को मंत्रालय बनाया गया। दाऊ कल्याण सिंह ने दान में दी थी ज़मीन, सैकड़ों एकड़ और ज़मीन दी थी कि उस पैसे से ये अस्पताल बनाया जाए। उन्हीं की स्मृति में बना था। बड़ा दान था ये, छत्तीसगढ़ का शायद किसी भी स्थानीय व्यक्ति का सबसे बड़ा दान था। तो दिग्विजय सिंह घूम घूम कर सारी इमारतें देखते रहे। टीबी सैनिटोरियम एक यहाँ चल रहा था उस वक्त। तो ये तय हुआ इसको पुलिस मुख्यालय बना दिया जाए। ऐसे अलग अलग जगहों को अलग अलग बनाया गया। थोड़ा सा मौका है इतिहास को याद करने का, इसलिए मैं 2 लाइन में अपनी निजी बात भी बतला देता हूँ कि कम्युनिटी हॉल में मीटिंग चल रही थी। उससे निकल के दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे कहा कि सुनील, आज तुम्हारे घर चलेंगे। ये शायद मुख्यमंत्री की हैसियत से मेरी आखिरी विजिट है यहाँ की। तो वो मेरे घर पर पहली बार आए उस दिन, और सारे नेताओं को उन्होंने बाहर ही रोक दिया बरामदे में। और मेरे छोटे से परिवार से, पत्नी और बेटे के साथ मेरे साथ बैठकर आधा पौन घंटा वो बात करते रहे, परिवार के बारे में ही। राज्य को लेके भी उत्साही थे कि अच्छे से चलाना तुम लोग राज्य को, ऐसा। हालांकि मेरी कोई भूमिका उसमें थी नहीं। मैं जो काम उसके पहले करता था वही काम अभी भी कर रहा हूँ। अब YouTube का काम जुड़ गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़, इसने जिस तरह का विकास देखा है, मैं आंकड़े देख रहा हूं तो आंकड़ों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा ज़मीन आसमान जैसा कोई फ़र्क नहीं है कि मध्य प्रदेश फटेहाल हो गया और छत्तीसगढ़ उसके मुकाबले एकदम ही आसमानी खुशहाल हो गया। ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश ने भी ठीक ठाक तरक्की की है। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ा है। गेहूँ जैसी महंगी दाम वाली फसल जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसा वो भी आगे बढ़ा है मध्य प्रदेश भी। ये ज़रूर है कि प्रति व्यक्ति आय में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ गया है। लेकिन अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ कहाँ से आगे बढ़ा है, तो अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा जब था छत्तीसगढ़, उस वक्त बड़ा पिछड़ा हुआ था। मुझको ध्यान है राजधानी रायपुर के बगल के महासमुंद के इलाके में उस वक्त शायद ये जिला बन गया था, लेकिन जिला बनने के बाद भी वहाँ पर ट्यूबलाइट नहीं जला करते थे मध्य प्रदेश का हिस्सा रहते हुए।
वोल्टेज लो रहता था, बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का बहुत कम था। छत्तीसगढ़ बिजली पैदा करता था वो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कमलनाथ जो कि सबसे ताकतवर नेता थे वहाँ के, उनके लोकसभा क्षेत्र में वो बिजली से खेती के पंप चलते थे, वहाँ रात दिन बिजली मिलती थी। छत्तीसगढ़ पावर कट झेलता था। ऐसा बड़ा फर्क था, बड़ा सौतिया बर्ताव था। मुझको एक और चीज़ याद है मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने राज्य के पर्यटन के बारे में 2 सीडी बनाई थी, फिल्में बनाई थी। उस वक्त सीडी चलती थी। मैंने उन दोनों को बड़ी उत्सुकता से देखा था, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में उस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री ट्रेनिंग देने की यूनिट जो है उसका सीईओ भी था यहाँ। तो मेरी बड़ी दिलचस्पी थी, मैंने देखी थी उनकी फिल्में। उसमें दोनों सीडी में मिला के भी छत्तीसगढ़ का छ भी नहीं था। जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं है टूरिज़्म के लायक। न चित्रकूट का वाटरफॉल था, न सिरपुर का मंदिर था, न भोरम देव था, कुछ भी नहीं था। छत्तीसगढ़ का था ही नहीं उसमें कुछ। कैसे हुआ होगा ये मैं नहीं जानता, जबकि दिग्विजय सिंह के पहले 2 लोग छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, अगर आपको याद ना हो तो, श्यामाचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा। श्यामाचरण शुक्ल कतरा कतरा में 3 बार रहे मुख्यमंत्री, शायद कार्यकाल उनका पूरा नहीं था कोई। मोतीलाल वोरा ने कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ जो बेइंसाफी थी उसको पूरा नहीं कर पाए वो लोग, कोई भरपाई छत्तीसगढ़ की नहीं कर पाए। दबदबा मध्य प्रदेश के, बाकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा जो हिस्सा था वहीं के लोगों का दबदबा रहता था। अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री थे, मेरा बड़ा उठना बैठना भी था उनके साथ, मैं उनको करीब से काम करते देखता था। वो एकदम ही दबंग किस्म के, जैसे कोई कलेक्टर अपना जिला चलाता है उसी अंदाज में वो पूरा प्रदेश चलाते थे, पूरा मंत्रालय सचिवालय सब कुछ उसी तरह चलाते थे। उनके और मंत्रियों के बीच फासला वो उतना ही रखते थे जितना कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के बीच रहता है। कोई फर्स्ट अमंग इक्वल वाली कोई लोकतांत्रिक बात जोगी जी के बर्ताव में नहीं थी। लेकिन जोगी जी का सपना शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ को लेके बहुत बड़ा था। उन्होंने एकदम दबंग अंदाज में जो विद्युत मंडल था, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, उससे छत्तीसगढ़ को अलग करके छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अलग बना लिया एक दिन में, जबकि दोनों ही सरकारें एक ही पार्टी की थी। ऐसी उम्मीद नहीं होती है कि एक पार्टी की सरकार के बीच इतना टकराव हो, लेकिन उन्होंने कर लिया था। वो दबंगई से प्रदेश चलाते थे। ये अलग बात है कि बाद में उनके नाम के साथ, उनके राज के साथ कई तरह की अप्रिय बातें जुड़ती चली गईं। मैं उनके कार्यकाल के खत्म होने तक उनके करीब नहीं रह गया था, दूर हो गया था। खैर उससे कोई मलाल नहीं है उसका। लेकिन जोगी जी, जिनमें संभावनाएं बहुत थी, लोग कहते थे कि ये कई कार्यकाल निकालेंगे। कई लोगों को लगता था, लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है राजनीति में लोगों को, तो वो 3 साल के छोटे कार्यकाल में वो भी उनका जीता हुआ नहीं था। प्रदेश के विभाजन की वजह से 3 साल का कार्यकाल मिला था और बिना विधायक वाले जोगी मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका कार्यकाल खत्म हो गया। चुनाव हार गए। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि भाजपा के विधायकों की खरीदी बिक्री तोड़ फोड़ करके भाजपा की सरकार बनने से रोकने की साजिश वगैरह में वो ऐसा घिरे, सारा नोट और नोटों के भरे हुए बैग, आपको याद होगा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अरुण जेटली उस वक्त दिल्ली से आए थे वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और छत्तीसगढ़ के वीरेंद्र पांडे जिन्होंने जोगी को ट्रैप किया था। लंबी कहानी है वो। उसमें कानून इतना अंधा होता है कि जोगी उसमें से बच गए उस केस में। अब वीरेंद्र पांडे फंसे हुए हैं। जो पैसा वीरेंद्र पांडे ने लिया था
पार्टी को बताकर पहले से बीजेपी के विधायकों को बेचने के नाम पर, जोगी को ट्रैप करने के लिए, और सारी रिकॉर्डिंग भी करते चल रहे थे टेलीफोन कॉल की। अब वो वीरेंद्र पांडे जो हैं अभी तक इनकम टैक्स के झमेले में फंसे हुए हैं कि ये पैसा आपके पास आया कहाँ से, आप इनकम टैक्स दो। जोगी ने कह दिया मैंने नहीं दिया ये पैसा। अब वीरेंद्र पांडे का वो पैसा भी इनकम टैक्स में चले गया है, इनकम टैक्स उनसे पेनाल्टी मांग रहा है आज रजत जयंती के मौके पर भी। शायद इसीलिए कानून का साथ देने और मदद देने का हौसला लोगों का नहीं होता है। कानून अपनी ज़रूरत पे लोगों को निचोड़ लेता है और उसके बाद निचोड़े हुए मौसम्बी के छिलके की तरह वो फेंक देता है घूरे पर। कानून का कुछ ऐसा बर्ताव रहता है। खैर, डॉक्टर रमन सिंह के 3 कार्यकाल 15 बरस, ये अलग बात है कि 15वें बरस में जाके वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने शानदार तरीके से सरकार चलाई। 3 कार्यकाल बहुत अच्छे रहे, सबसे गरीब के सबसे करीब। ये शायद उनके साथ उठते बैठते, उनके सबसे करीबी लोगों के साथ उठते बैठते। ये लाइन मैंने ही सुझाई थी उस वक्त, क्योंकि वो चाउर वाले बाबा बने थे और सबसे गरीब लोगों को 1 रुपये किलो में 35 किलो चावल हर महीने देना, ऐसा उन्होंने शुरू किया था। लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मैं बतलाता हूँ कि उस वक्त यूपीए की सरकार थी दिल्ली में और सोनिया गांधी की एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद थी। ये सरकार से परे की थी, इसमें सरकारी लोग नहीं थे, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता थे, अच्छे लोग थे, उसमें जानकार लोग थे। वो सोनिया गांधी को सलाह देते थे, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी। उसमें जो उनको ठीक लगता था वो मनमोहन सिंह को सुझाती थी। उनमें से कई चीज़ों पर अमल हुआ। ये आरटीआई वगैरह जो है, सूचना का अधिकार वगैरह, उसी वक्त लागू हुआ था। और फूड सिक्योरिटी का जो केस पूरे देश में चल रहा था, राशन को लेकर और पोषण आहार की योजनाओं को लेकर, ये पूरा का पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में वही लोग लड़ रहे थे जो लोग एनएसी में थे, सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में भी थे। जॉन द्रेस, हर्ष मंदर, डॉक्टर एनसी सक्सेना, यही लोग उस केस को लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। और छत्तीसगढ़ रमन सिंह की अगुवाई में फूड सिक्योरिटी को लागू करने वाला देश का नंबर 1 का राज्य था, नंबर 1 का राज्य। मेरा मानना है, मैंने इसको बार बार लिखा भी था इस बात को, जितनी ये बात सच होगी उससे ज़्यादा मैं इसको सच मानना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि सबसे गरीब के पेट को जो भरते हैं उसकी दुआ मिलती है। तो चाउर वाले बाबा जो थे 1 रुपये किलो में प्रति परिवार 35 किलो चावल देते थे और इतना अच्छा उन्होंने सिस्टम डेवलप किया था रमन सिंह सरकार ने कि उसमें चोरी कम होती थी। वरना मुझको बहुत अच्छे से ध्यान है, इमरजेंसी से लेके उसके आगे तक का मुझको ध्यान है, बरसों तक का, दशकों तक का, कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता ही राशन दुकान चलाते थे और उसमें खूब चोरी होती थी। उसको बड़ा कमाई का माना जाता था और ये राशन वही रहता था जो सबसे गरीब के हक का राशन रहता था, राशन कार्ड लेकर। अपने बचपन में मैं भी गया हुआ हूँ, छोटा सा था स्कूल में, तब राशन कार्ड और झोले लेकर जाता था, राशन लेकर आता था। लेकिन कांग्रेस के नेता चलाते थे राशन दुकानों को और खूब चोरी करते थे उसमें। रमन सिंह ने इस चोरी को घटाया। उनका तो मानना है उन्होंने करीब करीब खत्म कर दिया था, लेकिन सरकार की किसी योजना में चोरी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, कम बहुत हो गई थी। तो गरीबों की दुआ मिली रमन सिंह को। 5 साल की सरकार एक बार चुनी गई, फिर 5 साल की सरकार दूसरी बार चुनी गई, 5 साल की सरकार तीसरी बार क्यों हार गई ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं थोड़ा चाउर वाले बाबा के रूप में रमन सिंह को देख रहा था। दूसरा, रमन सिंह की सज्जनता, विनम्रता, आज राज्य के 25 बरस होने पे मैं उसको भी याद करना चाहता हूँ। रमन सिंह का जितना बर्दाश्त था आलोचना के लिए,
अपने आलोचकों को वो जितना बर्दाश्त करते थे वो अद्भुत था। मैं बतलाता हूँ आपको, मैंने सारे मुख्यमंत्री करीब से देखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसका उतना बर्दाश्त रहा हो रमन सिंह जितना। मध्य प्रदेश के समय में जरूर दिग्विजय सिंह का ऐसा ही बर्दाश्त था मुझसे। उनके लव हेट रिलेशनशिप मेरी उनके साथ थी। मैंने उनके बारे में कई बार बहुत कड़वा लिखा था, उसके बावजूद वो मेरी किताब का विमोचन करने के लिए आए थे। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, रायपुर के मेडिकल कॉलेज के हॉल में, 98 की बात है, 98 की, कि सुनील ने अखबार के पहले पन्ने पर लिखा था कि मेरी सरकार को हरा देना चाहिए क्योंकि ये भ्रष्ट है, लेकिन जनता ने मुझको जिता दिया है। तो मुझको तंज कस रहे थे मंच के ऊपर, तो उनका भी बर्दाश्त बहुत था। लेकिन रमन सिंह बहुत ही सज्जन, विनम्र। मैं दिग्विजय सिंह में ये खूबियां नहीं थी ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अभी बात छत्तीसगढ़ की कर रहा हूं। तो रमन सिंह ने बहुत बर्दाश्त किया। मैं उस समय कुछ अलग तेवर वाला था, बुरा वक्त तेवर भी बदल देता है। तो मैं उस वक्त रमन सिंह सरकार की जितनी आलोचना करता था, तो मुझको आज राज्य के रजत जयंती के मौके पर ये कहना चाहिए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री उतना बर्दाश्त नहीं किया होता मुझको। रमन सिंह का बर्दाश्त बहुत था। रूबरू किसी बात को कहें, सलाह दें। मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत सी असहमतियां भी थी। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर उनके अफसर जिस तरह से मानवाधिकार हनन कर रहे थे, उसको लेकर मेरी उनकी गंभीर असहमति थी। मुझको ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी और मुख्यमंत्री इस बात को बर्दाश्त करता कि एक छोटे से अखबार का संपादक पहले पेज पर उनके अफसरों के बारे में लिख रहा है कि रमन सिंह जी ये आपके ईदी अमीन हैं, ये अफसर। लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। जब उन्होंने पीएससी के चेयरमैन अशोक दरबारी को निलंबित किया, उस वक्त भी मैंने उनको कहा कि आपने काम गलत किया है। लेकिन उस वक्त राज्यपाल यहाँ पर जनरल सेठ थे और एक रिटायर्ड फौजी बगई चीफ सेक्रेटरी थे। इन दो लोगों की बात मानकर, और रमन सिंह के कार्यकाल की शुरुआत ही थी, तो इन दोनों के दबाव में आकर उन्होंने पीएससी चेयरमैन अशोक दरबारी को सस्पेंड कर दिया था। मैंने कहा था कि आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी इसमें। मैंने अखबार में कई बार इस फैसले के खिलाफ लिखा था, कई बार। आखिरी में हुआ वही, राष्ट्रपति ने उस केस को सुप्रीम कोर्ट को भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक दरबारी को सही ठहराया और उनको सारा बकाया वगैरह के साथ में अशोक दरबारी के पक्ष में फैसला दिया। दरबारी साहब बहुत ईमानदार थे, बहुत सादगी से जीते थे। रमन सिंह जी ने गलत फैसला ले लिया था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। लेकिन उसकी जितनी आलोचना मैं कर सकता था उससे बहुत ज़्यादा मैंने की थी, और रमन सिंह जी ने पूरा बर्दाश्त किया था उसको। तो मुझको ये बात कभी नहीं भूलती है मुझको। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज केवल उन्हीं के ऊपर बात खत्म करना नहीं चाहता। भूपेश बघेल जिस अंदाज में वो रमन सिंह की 15 साल की सरकार को हराकर सत्ता पर आए थे, और जिस तरह से जोगी अपने आप को खालिश छत्तीसगढ़िया, खालिश आदिवासी साबित करते थे, बाद में हालांकि अदालत ने ये साबित किया कि वो आदिवासी नहीं थे। लेकिन भूपेश बघेल अपने आप को जितना बड़ा छत्तीसगढ़ी साबित करते थे, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। कुछ वजहों से मेरे रिश्ते उनसे शुरू से ही कुछ गड़बड़ रहे। तो खैर मुझको उसकी शिकायत नहीं रही। सत्ता के साथ हमेशा आपकी दोस्ती ज़रूरी नहीं है, आपके आलोचना के रिश्ते बरकरार रहना चाहिए। मुझको ध्यान है अविभाजित मध्य प्रदेश में मैं स्वामी प्रणवानंद ट्रस्ट का एक पुरस्कार, जो मुकाबले में अपनी रिपोर्ट्स भेजकर मैंने पाया था, वो पुरस्कार 15,000 रुपये की रकम थी। मैं मकान बना रहा था, मुझको बहुत काम का था वो पैसा, इसलिए मैंने
ज़िंदगी में एक ही बार एक मुकाबले में अपनी रिपोर्ट्स भेजी थी। तो उस पुरस्कार को लेने के लिए जब मैं भोपाल गया तो सुंदरलाल पटवा जी थे वहाँ पर। भोपाल प्रेस के लोगों ने कहा कि पटवा जी के साथ भोपाल प्रेस के बहुत मधुर संबंध हैं। तो पटवा जी की जब बोलने की बारी आई, उन्होंने कहा कि भोपाल के प्रेस के वरिष्ठ लोगों ने ये कहा कि उनके मेरे साथ बहुत मधुर संबंध है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि सरकार और प्रेस के मधुर संबंध कभी नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग हैं। अगर दोनों के संबंध मधुर हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र बैठे रह जाएगा। बहुत बड़ी बात कही थी पटवा जी ने, मैं उनकी कई बातों से असहमत होता हूँ। तो इसलिए अगर जोगी से मेरे रिश्ते आखिरी में खराब हुए, भूपेश से तकरीबन शुरू से ही गड़बड़ रहे, बहुत खराब हुए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, गड़बड़ रहे रिश्ते, जो बहुत पुराने अच्छे रिश्ते थे। उनके पिता से मेरे रिश्ते थे पहले के, भूपेश को मैं तब जानता भी नहीं था। उन्होंने 5 साल इस प्रदेश में जो मिसाल पेश की, उसने छत्तीसगढ़ की इमेज को पूरे हिंदुस्तान में चौपट कर दिया। जिस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भ्रष्टाचार, सरकारी ताकत, उनके करीब के लोग, जिस तरह से वो नकली शराब में, तो कोयले की उगाही में, तो हर तरह के चीज़ में जिस तरह से वो शामिल रहे उनके आसपास के लोग, ऐसा कभी देखने में नहीं मिला था। बहुत खराब दौर था वो। और भूपेश बघेल बड़ी संभावनाओं वाले नेता थे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी इस राज्य में आज रजत जयंती के मौके पर याद करते हुए, मुझको एक चीज़ लगती है कि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री यहाँ बने, 3 साल के अजीत जोगी और 5 बरस भूपेश बघेल। दोनों ही तरह तरह की जुर्म की कहानियों में फंस के गए, तरह तरह के जुर्म के मामलों में फंस के गए। भूपेश बघेल अभी तक सीधे सीधे उन पर आंच नहीं आई है, लेकिन बेटे उनके जेल में हैं। सरकार के उनके अफसर, पूरा उनका सेक्रेटेरिएट जो है, उसके कई लोग जेल में हैं। जो लोग उनके राज में हाँकते थे सरकार, वो जेल में हैं। कुछ लोग बाहर भी हैं अभी उनके आसपास के। खैर, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे उन लोगों ने मेरा नुकसान बहुत किया हो, मैं बद्दुआ नहीं देता। वो अपने कर्मों का खुद भुगतेंगे। अंग्रेज़ी में एक लाइन कही जाती है, कर्मा रिटर्न्स, कि आपके काम लौट कर आते हैं और आपका पीछा करते हैं, अच्छे बुरे दोनों, उनका वो जाने। लेकिन इस 5 बरस छत्तीसगढ़ का जो विकास होना चाहिए था, जो आगे बढ़ना चाहिए था, वो भ्रष्टाचार में डूब गए ये 5 साल। कांग्रेस पार्टी शायद छत्तीसगढ़ के पैसों पर, थोड़ा कड़वा लगेगा सुनना कांग्रेसियों को, लेकिन कह देना ठीक है, कांग्रेस पार्टी शायद छत्तीसगढ़ के पैसों पर पल रही थी 5 साल, या कम से कम यहाँ तो ऐसी ही धारणा बनाई जा रही थी। कहने के लिए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये लोग अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों अभियुक्त हैं, और बहुत सारे केसेस में राजस्थान में कांग्रेस सरकार रहते, हरियाणा में कांग्रेस सरकार रहते, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा वहाँ के तरह तरह के बहुत ही संदिग्ध किस्म की ज़मीनों की अफरा तफरी इसमें शामिल हैं। अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों को वो किस्सा कहानी देखकर लगता है कि ये काले में कुछ दाने दाल है, दाल में काला नहीं है। तो पता नहीं ये परिवार जो अपने आप को भ्रष्टाचार से ऊपर दिखाता है, मैं नहीं जानता राजनीति में कोई भी व्यक्ति ऐसा रह सकता है या रह सकती है कि नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने उन दिनों भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड बनाए, मनमानी के जो रिकॉर्ड बनाए, ये पूरा परिवार के तीनों लोग देखते रहे, यहाँ आते रहे, जाते रहे। कभी असम चुनाव में भूपेश बघेल और उनके दाएं हाथ विनोद वर्मा को
कभी असम में इंचार्ज बनाया, कभी यूपी चुनाव में इंचार्ज बनाया। तो यही लोग छत्तीसगढ़ के कर्ता धर्ता रहे कांग्रेस हाईकमान के, गांधी परिवार के बीच में। उन लोगों को पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ का ये हाल दिखा कि नहीं दिखा, क्या हुआ। यहाँ छत्तीसगढ़ के बाकी कांग्रेस नेता जो थे, थोड़ा उनको भी सुनना बुरा लगेगा, लेकिन मैं बतलाऊं आपको, उनकी हालत भुनगे जैसी होके रह गई थी। किसी से आप 5,000 रुपये के इश्तहार की भी बात करो तो वो कहेंगे कि वो ऊपर वहीं से होता है, ऐसा, इस तरह की नौबत थी। खैर, अपना दाम चुकाया भूपेश बघेल ने। एक सरकार जो कि लौट के आ सकती थी, भाजपा उस समय बहुत कमज़ोर दिख रही थी। 5 साल विपक्ष में रहने की उसको आदत नहीं थी उतनी, 5 साल में कमज़ोर हो चुकी थी, चुनाव अच्छे से लड़ नहीं रही थी। लेकिन आखिर में जो घटनाएं हुई, ये कहा जाता है कि सत्ता ने उस वक्त कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स को हराया, करीब 1 दर्जन को, जिसमें टी.एस. सिंहदेव से लेके जय सिंह अग्रवाल तक और दीपक बैज, और बहुत सारे लोगों को हराया सत्ता ने। मैं नहीं जानता सत्ता कौन है, आप बेहतर जानते होंगे। और दूसरा, जिस तरह से बीरनपुर में एक घटना हुई जिसमें एक साहू परिवार के लड़के की, शायद भुवनेश्वर साहू नाम था उसका, उसकी हत्या हुई। मुस्लिम लोगों ने उसकी हत्या की वहाँ एक सांप्रदायिक तनाव में। उसके जवाब में मानो 2 दिन बाद की रात में एक मुस्लिम बाप बेटे को कत्ल करके फेंक दिया गया जंगल में। बकरी चराने वाले थे, गरीब परिवार था। जिसको भी मारा जाए, हिंदू को मारा जाए, मुस्लिम को मारा जाए, सरकार कांग्रेस की थी, भूपेश बघेल की थी, भूपेश मुख्यमंत्री थे, वहाँ के जो विधायक थे रविंद्र चौबे ताकतवर मंत्री थे, बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर थे, गृह मंत्री और बगल की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ताम्रध्वज साहू थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोई थे, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत थे। इसमें से एक भी बीरनपुर के इन 2 परिवारों में झांकने नहीं पहुंचा। सत्ता ने बहिष्कार कर दिया अपने राज्य की सबसे बुरी सांप्रदायिक हत्याओं का। भूपेश की सत्ता ने अपने राज्य की सबसे बुरी सांप्रदायिक हत्याओं का बहिष्कार कर दिया। सरकार ने बहिष्कार कर दिया हत्याओं का, नहीं गई वहां देखने के लिए, कांग्रेस का कोई नहीं गया। मैंने जब गांव में जाके दोनों परिवारों में पूछा, जो साहू परिवार जो था, वहाँ आधा पौन घंटा 1 घंटा हम लोगों ने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया था। मुझको उस वक्त नहीं मालूम था जिस नौजवान का कत्ल हुआ था उसके पिता ईश्वर साहू को, बहुत ही दिनहीन गरीब इंसान है, नागपुर में हमाली करता था, वो ट्रकों पे सामान लादता था। उसको बीजेपी ने टिकट दे दी और जिता दिया चुनाव। एक साहू के कत्ल पे कांग्रेस ने वहाँ पांव भी धरने से मना कर दिया था। मैंने जब दोनों परिवारों को पूछा, हिंदू परिवार में और मुस्लिम परिवार में, तो दोनों ने अपने अपने शब्दों में कहा, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, कि कांग्रेस का कुत्ता भी वहाँ झांकने नहीं गया था। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं। हमने YouTube चैनल शुरू किया था उसके कुछ समय पहले ही, और मैंने आपके सामने इसी कैमरे के सामने करीब 1 दर्जन बार इस मुद्दे को उठाया कि बीरनपुर जो है ये प्रेत बनकर कांग्रेस के ऊपर लगेगा। मैं हालांकि भूत प्रेत नहीं मानता हूँ, बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ। वही हुआ। अकेले बीरनपुर की वजह से 1 दर्जन साहू बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस हार गई। उसके अगल बगल की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस हार गई। बहुत भारी पड़ा कांग्रेस को। कायर थी कांग्रेस पार्टी, गैर जिम्मेदार थी, सही शब्दों में कहूँ तो मुजरिम थी, जिसने अपने ही राज में हुए इतने बड़े सांप्रदायिक जुर्म, हत्याओं के मौके पर परिवारों के पास जाने की जहमत भी नहीं उठाई। हार गए रविंद्र चौबे वहाँ से। मेरी बात सही निकली, मुझको उनके हारने का दुख है, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे।
लेकिन बहुत गैर जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस ने दिखाई थी। और ये पार्टी जो दिल्ली में परिवार जो बैठा हुआ है, संगठन और परिवार, उनको भी कोई परवाह नहीं थी कि यहाँ की सरकार क्या कर रही है, कितना भ्रष्टाचार, कितना जुर्म, कितना बदला, कितनी सजा, सरकार का कैसे भट्टा बैठा देना, कैसे एक हिंदू परिवार और एक मुस्लिम परिवार के 3 लोगों का कत्ल, उसमें नहीं जाना, कोई जवाबदेह नहीं था। दिल्ली से इधर छत्तीसगढ़ के लिए एक जो इंचार्ज नेता पहले बनाया गया था, वो यहाँ कांग्रेस के क्या कहते हैं उसको, कुछ पैसा खासा जिसमें मिलता है, निगम मंडल कुछ ऐसा, ध्यान है ना आपको? उसमें से एक निगम मंडल में मेरा एक मौसेरा भाई भी बैठा था, जिसकी माँ और मेरी माँ बचपन में स्कूल के समय से, प्राइमरी स्कूल के समय से सहेलियां थी। उतना बड़ा मौसेरा भाई और कोई नहीं हो सकता था। उसने तक कमीशन लेने में, रिश्वतखोरी में हमारे साथ भी कोई रहम नहीं बरती थी। इस तरह की भ्रष्ट सरकार थी। खैर, अपने अपने कर्म सब लोग भुगतते हैं। तो भूपेश की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई। अभी 22 महीने 24 महीने हुए हैं सरकार को आए, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। एक बहुत ही सरल आदिवासी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत सारे नाम चल रहे थे, इसको बनाएंगे उसको बनाएंगे, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली से ये तय किया कि जो बहुत सरल, सौम्य, बेदाग, राजनीति में अधिक से अधिक बेदाग जो रह सकते हैं, वो ऐसे को मुख्यमंत्री बनाया। मेरा बहुत लंबा परिचय नहीं था, लेकिन कुछ बरस पहले वो हमारे ऑफिस चाय पीने आए थे, तो 2 घंटे हम लोग बात करते बैठे थे। बहुत सरल थे। मैंने उनसे पूछा था कि आप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपको हटाया गया था, तो आपको बुरा नहीं लगा था क्या? तो मुझको उनकी विनम्रता याद है, सज्जनता याद है। उन्होंने मुझको कहा था कि मुझको बनाया भी तो पार्टी ने ही था, बिना विश्व आदिवासी दिवस के बनाया था मुझको अध्यक्ष, तो हटाने के लिए दिन क्यों देखना है? और हटाने की बात नहीं है, कोई दूसरी जिम्मेदारी देती है पार्टी आगे पीछे, कभी कोई हड़बड़ी नहीं है कि मुझको बने ही रहना है प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए किस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वो छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रायपुर में कभी काम नहीं किया था। वो एक वक्त दिल्ली में मोदी सरकार में राज्य मंत्री जरूर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने रायपुर में कभी काम नहीं किया था। सरकार में, संगठन में काम किया था, प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं विष्णुदेव साय सरकार की 2 बातों के लिए तारीफ करूंगा आज। आलोचना का मौका भी आएगा आगे, काफ़ी समय है, लेकिन आज 2 बातों के लिए तारीफ करूंगा। महतारी वंदन योजना में 60 लाख या 70 लाख महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है हर महीने बराबर। ये बंद नहीं हुआ है और सरकार बनने के कुछ महीने के भीतर ही शुरू हो गया था। ये चुनावी घोषणा थी। तो भाजपा ने महतारी वंदन की घोषणा की, कई दिन निकल गए। जो मुझको पर्दे के पीछे का पता लगा है कि कांग्रेस पार्टी में चिदम्बरम, जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उनको भी सहमत कराया गया। संगठन के दूसरे नेताओं ने, चरणदास महंत ने, टीएस बाबा ने, दीपक बैज ने, इन लोगों ने सहमत कराया कि ये घोषणा हमको करनी चाहिए। इसके मुकाबले महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की। भूपेश बघेल अड़े रहे, उन्होंने 1 हफ्ता नहीं की घोषणा। बाद में शायद उनको दिल्ली से कहा गया कि आप अगर नहीं करते हैं तो हम कर देते हैं घोषणा। उस दिन दिवाली का दिन था। मैं बीरनपुर गांव के आसपास साजा कॉन्स्टिट्यूंसी में ईश्वर साहू से ही मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। ईश्वर साहू से बात वगैरह कर रहा था मैं। उसी वक्त मोबाइल पर मैसेज आया कि कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है। दिवाली के बाद 2 दिन 3 दिन तक तो लोग मस्त रहते हैं अपना, और चुनाव के एकदम ही करीब का दिन था वो, तो कोई कांग्रेस को उसका फ़ायदा नहीं मिला था।
बीजेपी ने समय रहते घोषणा की, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने उसके फॉर्म भरवाए और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी एक घोषणा ने बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे बड़ी मदद की तो वो महतारी वंदन की घोषणा थी। जिसने भी सोचा होगा उसके बारे में, जिसने भी किया होगा। तो मैं विष्णुदेव साय की सरकार के बारे में बात कर रहा था कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वो पैसा देना जारी रखा है। कम नहीं होता है, कुछ 700 करोड़ रुपया महीने का होता है शायद। दूसरी बात, बस्तर के नक्सल मोर्चे की चर्चा जरूरी है राज्य की सिल्वर जुबली पर। अविभाजित मध्य प्रदेश से विरासत में दिग्विजय सिंह सरकार के भेंट किए हुए नक्सल हिंसा को न अजीत जोगी छू पाए, उनको ध्यान भी नहीं था 3 साल की कुछ नक्सल है। रमन सिंह 15 साल में कोशिश करके भी उससे नहीं जूझ पाए। मेरा मानना है कि नक्सल मोर्चे के लिए उनके अफसरों का सिलेक्शन बड़ा गड़बड़ था। वो लोग गांव जलाने में, बलात्कार करने में, कत्ल करने में, लाखों लोगों को बस्तर से, छत्तीसगढ़ से बाहर निकाल देने में ज़्यादा भरोसा रखते थे। ऐसे में नक्सल हिंसा खत्म नहीं हो सकती थी बिना स्थानीय लोगों का दिल जीते हुए। नहीं कर पाए रमन सिंह। लेकिन अभी की जो सरकार है उन्हीं अफसरों को रखते हुए, बड़े अफसर वही के वही हैं। विष्णुदेव साय की सरकार ने जिस रफ्तार से काम करके नक्सल हिंसा का लगभग तकरीबन सफाया कर दिया है, कुछ 450 के करीब नक्सलियों को मारा है, कई हजार नक्सलियों का समर्पण हुआ है, आत्मसमर्पण या उन्होंने हथियार डाले हैं। पोलित ब्यूरो मेंबर से लेकर सीसी सेंट्रल कमेटी मेंबर तक जो नक्सलियों के सबसे बड़े नेता होते हैं, उन लोगों ने भी हथियारों सहित समर्पण किया या अपने हथियार डाले। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आपको बतलाऊं कि देश में मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये भारत के लिए सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है नक्सलिज्म को। उनकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। वो खुद भी दिल्ली में रहते हुए सीधे तो दखल दे नहीं सकते, किसी राज्य में कुछ नहीं हो पाया। हालांकि मनमोहन सिंह सरकार ने भी छत्तीसगढ़ के लिए भरपूर मदद की थी। रमन सिंह जो कहते थे वो हो जाता था। मैं बतलाऊं आपको, जैसे एक नाम था हमको बचपन में सुनने मिलता था, विविध भारती लगाएं, रेडियो सिलोन लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो किसी न किसी गाने में एक फरमाइश करने वाले का नाम जरूर आता था, भाटापारा से बचकामल। भाटापारा से बचकामल ने इसके लिए फरमाइश की है, वो गाना सुनाते थे वो। ऐसे ही रमन सिंह की हर फरमाइश को मनमोहन सिंह की सरकार इनको भाटापारा का बचकामल मानकर हर फरमाइश इनकी पूरी करते थे। जितनी फोर्स मांगे, जो पैसा मांगे, ये रमन सिंह जी ने खुद ही मुझको बतलाया था बार बार। कोई उनका टकराव नहीं था मनमोहन सिंह से, चाहे झीरम घाटी जितना बड़ा हमला हो गया हो जिसमें कि एक सरकार जाने का खतरा था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहुत विचलित थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने बड़ी जिम्मेदारी दिखाई और रमन सिंह की सरकार बची उतने बड़े हमले के बाद भी। लेकिन नक्सल मोर्चे पर असली जीत पिछले 22 महीने में जो विष्णुदेव साय की सरकार ने दिखाई है वो अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व है। वो एक कामयाबी के बहुत सारे पिता हो सकते हैं, लेकिन मैं उस बारीकी में जाना नहीं चाहता। सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय हैं, मैं वहीं पर रुक रहा हूं। इस 2 साल की सबसे बड़ी कामयाबी, देश में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ सरकार का नक्सल मोर्चे पर इस तरह से जीत पाना है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। बस्तर पहले की तरह ही एक बहुत शांत इलाका बन सकेगा ऐसा लगता है। जो आधा लाख से ऊपर वहाँ पे सिपाही सैनिक तैनात हैं वो लौट सकेंगे अपने अपने घरों में। सरकार का मुझको ठीक से अंदाज नहीं है, लेकिन हर दिन करोड़ों का खर्च है, हर दिन, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य, हर दिन करोड़ों का खर्च है। वो बच सकेगा, मौतें थमेगी,
नक्सली मूल धारा में लौट रहे हैं लोकतंत्र की। ये बड़ी कामयाबी है इस मौके पर। मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आलोचना आगे किसी मौके पर करूँगा। रमन सिंह की सरकार का फैसला था कि विधानसभा भवन या मंत्रियों के बंगले, मुख्यमंत्री का बंगला एक ऐसा बने। भूपेश की सरकार 5 साल ईंट गारा ढोते रही, अब फिर बीजेपी की सरकार उसमें रहने के लिए गई है। मैं बहुत पक्ष में नहीं हूँ महंगे बंगलों के, बड़े बंगलों के, क्योंकि सबका रख रखाव जनता की जेब से होता है। लेकिन आज जलसे का मौका है तो मैं मोटी मोटी कुछ एक बातें जो मुझको ध्यान है और जो मेरी देखी हुई हैं और जिनको मैं 100% सही और सच मान के बोल सकता हूं, उनके बारे में मैंने कहा है। अभी देखेंगे हम आगे ये प्रदेश कैसे चलेगा, ये सरकार कैसा काम करेगी। फिलहाल आज रजत जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर बहुत तरक्की करें, भ्रष्टाचार और जुर्म से छुटकारा पाएं, नक्सल हिंसा से छुटकारा पाएं, राजनीतिक अहंकार से छुटकारा पाएं, सरकारी फिजूल खर्ची से छुटकारा पाएं, क्योंकि सरकार की अपनी तो कोई जेब होती नहीं है, जनता की जेब से ही पैसा उसमें जाता है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने आज के मौके पर थोड़ा सा कितना 15, 20, 25 मिनट कितना हो गया होगा, तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है। मैं आंकड़े गिनाना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा, कोई ध्यान से सुनते नहीं हैं आंकड़े। आपको लगता है कि ये किसी काम का है मेरा ये कहा हुआ, तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। ज़रूरी नहीं कि वो छत्तीसगढ़ में ही हो, बाहर के लोगों को भी कम से कम इतनी दिलचस्पी तो छत्तीसगढ़ को लेके होगी। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये बातें आपको कैसी लगी। कोई हिंसक नफरती बात मत लिखिएगा, कोई अंधाधुंध आधारहीन आरोप किसी पे मत लगाइएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता है जब छत्तीसगढ़ की कुछ संतानें सड़कों पर हुए हादसों में मारी न जाएं। एक भी दिन ऐसा नहीं है, एक भी दिन ऐसा नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचा सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हेलमेट हर हादसे से आपको बचा लें, लेकिन सिर की चोट से बचा सकते हैं, जो सबसे नाजुक हिस्सा होता है। फिर मिलेंगे।